नमस्कार दोस्तों, हम लोग पर्यावरण विषय के तहत पिछली क्लास में पारिस्थितिकीय उत्पादकता पे बात किए थे। इकोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, महत्वपूर्ण सेक्शन था। और आज उसी क्रम में हम बात करेंगे अपघटन की, यानी डिकम्पोजिशन, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी हमने पढ़ा था। अपघटन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिनके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी की जाती है वो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक सेतु का कार्य करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, जो जैविक घटक को अजैविक में बदलने का काम करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकीय चक्र होता है, एक जीवन चक्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र में, उसमें एक मीडिएटर का काम करते हैं, ये भौतिक कारक को जैविक कारक के साथ जोड़ने का। तो देखते हैं आज पूरी प्रक्रिया क्या होती है अपघटन में, अपघटन या डिकम्पोजिशन। अपघटन का कार्य करने वाले जो होते हैं जीव, ध्यान रहे कि अपघटन है। अच्छा, किसी भी विषय को पढ़ते समय आप शब्दों को थोड़ा सा उसकी अंग्रेजी में जब आप मीनिंग देखेंगे तो ये जो TION लगा होता है लास्ट में, जैसे डिकम्पोजिशन है, नाइट्रिफिकेशन है, ये लास्ट में जो सन लगा होता है इसका अर्थ ही होता है प्रक्रिया, प्रोसेस। अपघटन एक प्रक्रिया है जैविक घटकों का अजैविक घटकों में परिवर्तन का। क्या है? अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें जैविक घटक अजैविक घटक में बदले जाते हैं। तो फिर अपघटन की प्रक्रिया को चलाने वाला या इस कार्य को करने वाले को क्या कहेंगे? अपघटक होते हैं। वो क्या होते हैं? अपघटक। यानी डिकम्पोजर जो होते हैं, इनके द्वारा जीवों या पौधों को या अन्य कार्बनिक पदार्थों या जटिल पदार्थों को क्या करना है? सरल पदार्थों में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, जिस रूप में जैविक घटक में जो तत्व पाया जाता है, जिस रूप में उसने ग्रहण किया था किसी भी तत्व को, यदि उसी रूप में फिर से बदल कर उसे और इस पर्यावरण में मिला दिया जाए तो ये प्रक्रिया अपघटन कहलाएगी। जैसे एक जीव जो होता है या वनस्पतियाँ हैं, आप उनको देखेंगे कि प्रकाश लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा, मृदा से खनिज पदार्थ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तब वो एक पौधा बनता है। फिर उस वहाँ से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। फिर पौधे को जीव, कोई शाकाहारी जीव है वो लेगा। तो ये जब अंतिम उपभोक्ता जो है, पोषण स्तर में जो अंतिम उपभोक्ता होगा, जब उसकी डेथ होगी, उसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद में ये जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, ये क्या करते हैं? उस मृत शरीर को सड़ा गला करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को एटमॉस्फेयर में मिला देते हैं, जल की मात्रा को मृदा में मिला देते हैं या वाष्पीकृत हो जाता है। और भी जो पोषक तत्व हैं, जैसे आपके शरीर में फास्फोरस भी है ठीक ठाक मात्रा में, कैल्शियम भी है, तो इन सब को इसी रूप में तोड़ करके इनकी जो सही जगह है वहाँ पे इनको मिला देना ही क्या होगा? अपघटन होता है। ठीक है, इसमें कार्य कौन करता है? ये जो अपघटक होते हैं ये मृत पदार्थों को सड़ा गला करके उनके मूल रूप में बदलने का कार्य करते हैं। तो फिर कौन होते हैं ये? तो ये बैक्टीरिया, कवक, यही सब इसमें आते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, कवक, पंच तत्वों से मिल करके शरीर बना होता है। तो इन पंच तत्वों को सड़ा गला करके फिर से उन्हीं 5 तत्वों में अलग अलग तोड़ करके इस पर्यावरण में मिलाने का कार्य करते हैं ये बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु हैं, कुछ फंगे हैं, जैसे कुछ कवक हैं, यही इस काम को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको ठेका दिया गया है कि भाई जो शरीर मृत हो गई है उनको आप जाके सड़ाइए गलाइए, बल्कि ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको भी पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए, कभी आप वायरस को इसमें मत रख दीजिएगा, वायरस ये काम नहीं करते हैं, बैक्टीरिया इस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, इनको भी क्या है? पोषण की ज़रूरत है। तो जिन खनिज पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों को इनको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करना है? इनको, मृत शरीर को या वनस्पतियों को जब ये लग जाते हैं उस पर, तो फिर वहाँ से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और वही प्रक्रिया डिकम्पोजिशन की होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के तहत होता क्या है? 2 चीज़। एक तो पर्यावरण से उस मृत शरीर या मृत जो पदार्थ है उसका अपघटन हो जाता है, अपने मूल रूपों में वो टूट जाता है। दूसरा कि जो एक जीवाणु हैं,
इनको भोजन मिल जाता है अपनी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें हमें देखना है कि जो अपघटन होती है इसकी प्रक्रिया क्या है। अपघटन की प्रक्रिया, कितनी प्रक्रिया में ये पूरा होता है अपघटन। तो इसमें 4 प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है। पहला तो होता है विखंडन की, विखंडन। विखंडन विखंडन की प्रक्रिया का मतलब हो गया कि जो पदार्थ हैं, जो मृत पदार्थ हैं या शरीर है, वो एक ठीक ठाक बड़ी मात्रा में होगा। तो विखंडन का अर्थ हो गया कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, तोड़ना। भाई अगर डिकम्पोज करना है तो कहीं ना कहीं अणु परमाणु स्तर तक उसे तोड़ना है, बहुत माइक्रो लेवल तक जाना है तोड़ते तोड़ते। तो सबसे पहली प्रक्रिया जो होगी वो विखंडन की होगी। इसमें क्या होता है कि जैसे केचुए का नाम आप जानते ही होंगे, केचुआ जैसे जो जीव होते हैं ये इस कार्य को करते हैं। पता लगा कि किसी जगह पे कोई मृत शरीर मिट्टी में पड़ा हुआ है। अब केचुए जो होते हैं वो उस मृत शरीर को खाते हैं, उसको अपरद बोला जाता है। उसको खाने के बाद में उनके शरीर में, उनकी पाचन क्रिया में जब वो पहुंचता है, पाचन संस्थान में पहुंचता है, तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये प्रक्रिया विखंडन की होती है। दूसरी प्रक्रिया क्या है, निछालन की। निछालन में क्या होता है कि जो विखंडित हो गया है, जो टूट गया है पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें कुछ टुकड़े बहुत छोटे होंगे, कुछ थोड़ा सा बड़े होंगे, तो निछालन की प्रक्रिया होती है। निछालन की प्रक्रिया में जो घुलनशील है जल में, वो जल में घुल करके जल के साथ ही मृदा में वो छन करके निचले स्तर में पहुंच जाता है। जो बहुत छोटे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलने की जिनकी क्षमता होती है, वो जल में घुल करके मृदा में नीचे की तरफ क्या करते हैं, छन करके पहुंच जाते हैं निचली संस्तर में। और जो बड़े पदार्थ होते हैं, जो बड़े टुकड़े होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। फिर तीसरी प्रक्रिया आती है अपचयन की। अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ जीवाणु या कवक जो होते हैं वो अब काम करना शुरू करते हैं। तो जो अपरद होता है या जो मृत पदार्थ होता है या शरीर होता है, इसको सरल अजैविक तत्वों में क्या करना है, तोड़ने का काम करते हैं ये बैक्टीरिया लोग। इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर देते हैं। एक तो हो गया निछालन से, लीचिंग से जो घुलनशील था वो जल में तो घुल गया, अब उसका काम खत्म हो गया। लेकिन जो बच गया अब उस पर बैक्टीरिया लगेंगे, कवक लगेंगे, और अब उसको वो खाएंगे, डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांटना शुरू करेंगे। जो उनके काम की चीज़ होगी, जो उनका भोजन होगा, उस पदार्थ को वो खा लेंगे। जल की मात्रा जो है वो जल में मिल जाएगी, फास्फोरस, कैल्शियम जैसी जो चीज़ें मृदा में मिल जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने गुणों से उस पदार्थ के, अजैविक पदार्थ को, चूँकि मृत पदार्थ हो गया तो उसको तोड़ करके ये अजैविक घटक, अजैविक घटकों में हम लोगों ने पढ़ा था कि मृदा, जल, ये सब क्या हैं, अजैविक घटक हैं, वायु। तो इन सब में उस पदार्थ को तोड़ देना और उसमें मिलाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे एक साथ चलती है, एक साथ चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ये तीनों, कभी प्रश्न आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि अपघटन की प्रक्रिया में ये 3 चरण ऐसे हैं जो स्टेटमेंट में दे दे आपसे कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो एक साथ चलता है, एक साथ काम करता रहता है। तो किसी भी समय काल में विखंडन का कार्य होता रहेगा, उसी में निछालन भी होता रहेगा, अपचयन भी होता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो चौथा है वो है ह्यूमसीकरण या ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस का निर्माण और खनिजीकरण इसी को बोलते हैं, ह्यूमस का निर्माण और खनिजीकरण। ये जो प्रक्रिया होती है ये अपघटन के दौरान मृदा में घटने वाली प्रक्रिया है। ह्यूमस का मतलब ये होता है कि जो मृदा का ऊपरी संस्तर होता है, जहाँ पर सड़ गल करके पदार्थ मृदा में ऊपरी संस्तर में ही ज़्यादातर मिलते हैं आपको, जिसकी जो काफ़ी उत्पादक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सब बहुत भारी मात्रा में क्या होते हैं, अपघटन के दौरान मृदा में मिलते हैं। तो ह्यूमस जो होता है, तो मृदा में पाए जाने वाले गहरे भूरे रंग के पदार्थ जो होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, ह्यूमस कहा जाता है, जो ऊपरी संस्तर में पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा उत्पादकता होती है ये। ठीक है, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और अब तक आप जान चुके हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर क्यों होता है।
क्योंकि ये सारी घटनाएं अपघटन की क्या है, मृदा में ऊपर ही ऊपरी संस्तर में ही घटित हो रही हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर का में जो भी पोषक तत्व हैं वो सब अलग अलग रूपों में अपने मूल रूपों में टूट करके मृदा के ऊपरी संस्तर में ही मिल जाते हैं। इसलिए वो काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर मृदा होती है यहाँ की। जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा ह्यूमस को भी क्या करते हैं, विघटित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप खनिज पदार्थों का क्या होता है, प्राप्ति होती है। जैसे आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो जब बैक्टीरिया और इसे तोड़ेंगे और इसको अपघटित करेंगे इस शरीर को, तो फिर आयरन जैसे खनिज पदार्थ, कोबाल्ट जैसे पदार्थ भी मिलते हैं, वही होता है खनिजीकरण। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ये अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की ठीक ठाक मात्रा चाहिए। अगर कभी ये आपसे पूछे एग्जामिनर कि अपघटन की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत सर्वाधिक होती है, तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी उतना बेहतर तरीके से अपघटन की प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है। अपघटन को कंट्रोल कौन करते हैं, कौन से कारक करते हैं? अपघटन की जो प्रक्रिया है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन से हैं? मृदा में नमी की मात्रा और तापमान। मृदा में नमी की मात्रा और तापमान, ये क्या है? ये नियंत्रक कारक हैं अपघटन के लिए। अपघटन होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसको नियंत्रित करते हैं अपघटन की जो मृदा में नमी होती है। वैसे भी आप अपने आसपास भी कहीं देखते होंगे, जहाँ बहुत सूखा है, अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ नमी नहीं है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मृत जो पदार्थ है वो सड़ता नहीं है बल्कि सूख जाता है। लेकिन जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे सड़ना तय है। तो अगर नमी है और तापमान ठीक ठाक है तो वहाँ पे अपघटन की प्रक्रिया तीव्र होगी। कभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अपघटन की दर किन पदार्थों के उपस्थिति में अधिक होगी, तो ध्यान रहे कि अपघटन की जो दर होती है, नाइट्रोजन की अधिकता और जल की अधिकता होने पर अपघटन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। नाइट्रोजन और जल की अधिकता, ये वो कारक है जो अपघटन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, तीव्र कर देते हैं। इनकी उपस्थिति में अपघटन तेज होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है अपघटन की, जो आप ध्यान रखिएगा 4 चरणों में होकर गुजरती है। सबसे पहले विखंडन होता है। विखंडन के दौरान केचुए जैसे जो जीव होते हैं, जिन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ये अपरद यानी मृत पदार्थ को खाते हैं और फिर इनके पाचन संस्थान में वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित या टूट जाता है। और फिर उसके बाद में निछालन होता है। टूटने के बाद में जो पदार्थ घुलनशील हैं वो घुल करके क्या करते हैं, मृदा में घुल जाते हैं पानी में, और उसी के साथ मृदा के निचली संस्तर में छन करके चले जाते हैं। ये प्रक्रिया निछालन होती है। और फिर उसके बाद में अपचयन की प्रक्रिया आती है। यहाँ पे जो विखंडित पदार्थ बचे हुए हैं उनको बैक्टीरिया और कवक मिल करके क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, उसको तोड़ करके भेजेंगे। फास्फोरस, कैल्शियम, जो भी और अन्य तत्व हैं, जल है, उन सबको अलग अलग रूपों में तोड़ करके इस पर्यावरण में मिला देंगे। फिर उसके बाद में ह्यूमस का निर्माण और खनिजीकरण की प्रक्रिया आती है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं ये ह्यूमसीकरण के प्रोसेस को पूरा करते हैं और इसको अजैविक घटकों को क्या करते हैं, इनके मूल रूपों में तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में और अगर अधिक ज़्यादा वो वर्क करते हैं, उस पर और ज़्यादा मेहनत करते हैं थोड़ा सा, तो फिर उससे खनिजों की भी प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। ये 4-5 प्रक्रियाएं हैं अपघटन की, जो आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, ठीक है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रत्येक जीव हैं, जितने भी जीव हैं, वो किसी को भोजन बनाते हैं या फिर किसी का भोजन बन जाते हैं। ध्यान रहे, किसी को या तो वो भोजन बनाएंगे अपना, या किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरे को खाने वाले जीवों की जो श्रृंखला है, उसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या है? एक दूसरे जीवों को खाने का जो अनुक्रमण या फिर श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे अगर घास है, मान लीजिए कि यहाँ पे घास है, ठीक है,
ये तो प्राथमिक उत्पादक हो गया, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ऊर्जा का या बायोमास का। घास को खाने वाला जीव कौन सा है? मान लीजिए टिड्डा है, ठीक। अब टिड्डा को खाने वाला कौन सा जीव है? मान लीजिए चूहा है, मांसाहारी है, खा लिया। चूहे को सांप खा लिया, सांप को बाज। तो आप क्या देख रहे हैं कि खाने, एक दूसरे को भोजन बनाने या एक दूसरे के भोजन बनने की एक श्रृंखला बन रही है। घास, टिड्डा, चूहा, सांप, बाज। ऐसे घास, दूसरा श्रृंखला अगर देखा जाए तो घास है, बकरी है। बकरी इसको घास को खा रही है। बकरी को कौन खा रहा है? लकड़बग्घा आ गया, बगल से कहीं पे था। लकड़बग्घे को कौन खा रहा है? मान लीजिए शेर आ गया, शेर खा लिया, ठीक। और अगर कोई और श्रृंखला बनाना चाहते हो तो बकरी की जगह पे खरगोश कर दीजिए, ये भी घास खाता है। खरगोश को जंगली कुत्ता खा गया, भोजन बना लिया। जंगली कुत्ते को भेड़िए ने भोजन बना लिया, भेड़िए को शेर ने भोजन बना लिया। तो ये जो खाने और खिलाने की प्रक्रिया है या जो श्रृंखला है, यही खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला दो तरीके से हो सकती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले ये आप ध्यान रखिए कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें एक जीव से दूसरे जीव के बीच में भोजन और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। भाई बकरी ने घास को खाया और फिर बकरी को लकड़बग्घा खा गया, तो लकड़बग्घा बकरी को अपना भोजन बनाया और बकरी को खाने के बाद उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऊर्जा और भोजन और ऊर्जा का क्या होता है? रैखिक प्रवाह होता है। रैखिक प्रवाह का अर्थ हो गया यह, ठीक है। यानी यहाँ से भोजन या ऊर्जा का शुरुआत होता है और अंतिम उपभोक्ता तक एक ही दिशा में वो आगे बढ़ता रहता है। यही है रैखिक प्रवाह, ठीक है। ये दो तरीके से होता है। जो खाद्य श्रृंखला है ये दो तरीके से प्रारंभ होती है। कभी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये श्रृंखला कितने तरीके की बन सकती है? तो दो तरीके की। एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला, यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों को प्राप्त करते हैं या पौधों का उपयोग करते हैं अपनी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनको कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, उपभोक्ता जो पौधों को अपना भोजन बनाए, पौधों को अपना भोजन बनाए। जैसे ये है, यहाँ पे जो प्रक्रिया आपको दिखाया है मैंने, ये क्या है? घास, खरगोश, लकड़बग्घा। ये जो खाद्य श्रृंखला है ये चारण खाद्य श्रृंखला है। चारण का अर्थ ही हो गया चरना, और चरने का मतलब हो गया कि जो जीव है, प्राथमिक उपभोक्ता है, वो घास को चर करके वहाँ से ऊर्जा के ट्रांसफर को शुरू करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले घास है, अब घास को चरने वाला जीव कौन सा है? बकरी है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआती कहाँ से हो रही है, इस आधार पे क्या किया गया है? खाद्य श्रृंखला को दो भागों में बांटा गया। तो पहली खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? घास से होती है, यानी पौधों से होती है, ठीक है। तो जैसे घास को बकरी ने खाया तो बकरी को लकड़बग्घा निपटा दिया, लकड़बग्घे को क्या किया? शेर ने खा लिया। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, चारण खाद्य श्रृंखला, ये कहाँ से शुरू हो रही है? घास से, यानी जो वनस्पतियाँ हैं या पौधे हैं, तो इनको चारण खाद्य श्रृंखला बोला जाएगा। ऐसे आप बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, उसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला। इसमें थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद। अपरद का मतलब आप ये मान लीजिए कि जो मृत हो गया जीव जंतु, अपघटन की जहाँ प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ से कहते हैं उस अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। देखिए, मैंने आपको ये पूरी बात बता रखी है पहले से कि ये एक चक्र चलता रहता है। मान लीजिए कि कोई मृत पदार्थ है, ठीक है। अब मृत पदार्थ का क्या होगा? अपघटन होगा। सबसे पहले अपघटन का मतलब हो गया कि अब ये मृत पदार्थ को क्या किया जाएगा? इनको कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में, भौतिक पदार्थों में मूल रूप में इनको तोड़ करके अलग किया जाएगा। जैसे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अलग कर दिया गया, ऑक्सीजन की मात्रा है उसको अलग कर दिया गया, जल की मात्रा अलग कर दिया गया, उसको फास्फोरस, कैल्शियम, कोबाल्ट, आयरन, इन सब को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। तो उनको, कार्बनिक पदार्थों को उनके मूल रूपों में बदल दिया गया। तो वही प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। अब वो सब मृदा में मिल गए, ठीक।
अब क्या होगा कि जब ये सारे पदार्थ मिट्टी में मिल गए और जो पदार्थ वायुमंडल में जाने लायक थे वो वायुमंडल में पहुंच गए वो तत्व, लेकिन अब कोई मृदा में पड़ा हुआ एक बीज फिर से अंकुरित होगा। अब वो क्या करेगा, वायुमंडल से उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, मृदा से जल लेगा, फास्फोरस लेगा, नाइट्रोजन लेगा, कैल्शियम लेगा और फिर से वो सर्वाइव करेगा। फिर वो बड़ा होगा, उसके बाद बकरी जाएगी उसको चरने, तब ये खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होगी, ये वाली। तो अपघटन के बाद में फिर अब ये इसी तत्व को फिर से घास के रूप में पौधा कोई वनस्पति कोई इनका उपयोग करेगा और उन तत्वों को फिर वे बदलेगा। अब ये घास बन गया, घास से फिर उपभोक्ता इसका उपभोग करेंगे। अब फिर उपभोक्ता का क्या होगा, मृत्यु होगी। यहाँ आप घास की जगह चाहे तो उत्पादक लिख लें, ठीक। ये सबसे पहले मृत हुआ शरीर, मृत होने के बाद में अपघटन से सारे तत्व अलग हुए और फिर उन तत्वों का उपयोग कौन किया, उत्पादक किए। फिर उत्पादक यानी जो वनस्पतियां हैं, और उसके बाद में फिर उपभोक्ता इन वनस्पतियों को खाएंगे। और उपभोक्ता के तीन चरण होते हैं, आप जानते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। और फिर वो मृत होंगे और फिर से ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो एक खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है, चारण खाद्य श्रृंखला, वो कहाँ से होती है, उत्पादक से होती है, यहाँ से, ठीक, और मृत तक आती है। आप समझ लीजिए कि जो शेर है, अब शेर जब मृत्यु होगा, जब शेर मर जाएगा तो फिर इसका अपघटन होगा। तो जहां शेर की मृत्यु हुई है, दूसरी खाद्य श्रृंखला वहीं से शुरू होगी। क्यों, खाद्य श्रृंखला है, भोजन बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मृत्यु हो गई तो फिर ये खाद्य श्रृंखला कैसे शुरू हुआ। भाई ये प्राथमिक उपभोक्ता का खाद्य श्रृंखला नहीं बन रहा है, यहाँ तो अपघटन हो रहा है। यानी जो अपघटक हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, उनको भी तो भोजन की जरूरत है। तो जब शेर की मृत्यु होगी, शेर है जब इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद अपघटन होगा। अपघटन में जो अपघटक हैं कौन है, कवक हैं, बैक्टीरिया। अब ये अपना भोजन बनाएंगे, यानी खाना शुरू हो गया इनका, इनको खाना मिलने लगा। खाते समय ही ये शेर के शरीर को तोड़ देंगे पूरी तरीके से और इसके सारे तत्वों को अलग अलग वायुमंडल में, मृदा में मिला देंगे और फिर अपघटन के बाद फिर से उत्पादक बनेगा। उत्पादक यानी जो वनस्पतियां हैं जल का उपयोग करेंगे, उनके शरीर से निकले हुए फास्फोरस, कैल्शियम, जितने भी तत्व हैं उन सबका उपयोग फिर से उत्पादक करेंगे। और फिर यही उत्पादक, घास ही तो है, उत्पादक कौन है, ये। और जैसे घास बनेगा फिर से चारण श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला है, ये किसी जीव के मृत होने पर शुरुआत होता है, बैक्टीरिया और कवक के द्वारा, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी जीव के मृत होने पर आरंभ होती है। ठीक है, तो ये मृत होने पर आरंभ होता है अपघटन की प्रक्रिया से और फिर ये आगे चल करके किस में ऐड हो जाता है। यानी देखा जाए तो एक बड़ी सी खाद्य श्रृंखला को बीच में ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई खाद्य श्रृंखला की। अब बात कर लेते हैं खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब। अभी हमने देखा खाद्य श्रृंखला, अब हम देखते हैं खाद्य जाल। ठीक है, तो खाद्य जाल किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे से संयोजित कह सकते हैं या फिर जुड़ा हुआ खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या है ये खाद्य जाल? खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। देखिए, इसमें खाद्य जाल में कुछ और खास नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे को जोड़ने लगें तो एक जाल बन जाता है, उसी को कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये घास पारिस्थितिकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये घास है, इसको सबसे मान लीजिए कि कोई बकरी है, इसको चर ली, फिर बकरी को कौन लेगा? भेड़िया, भेड़िए को शेर। ठीक है, इसी घास को खरगोश भी चर गया, खरगोश को भी भेड़िया खाएगा। इसी घास को भेड़िया भी खा सकता है, जरूरी नहीं है कि भेड़िए के नाम ये रजिस्टर्ड होगा, भेड़िया भी खा सकता है। और भी मांसाहारी जीव हैं, जैसे खरगोश को सियार खा लिया, सियार को भेड़िया खा सकता है कि नहीं? ऐसे हिरन है, अब हिरन को लकड़बग्घा खाएगा। ठीक है, लकड़बग्घे को शेर खा गया।
ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर टिड्डा है, शाकाहारी है बेचारा, टिड्डे को छिपकली खा ली, टिड्डे को छिपकली खा ली, छिपकली को सांप खा गया, सांप को बाज खा गया। इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे ये टिड्डा है, जरूरी नहीं है कि ये छिपकली ही खाए, भाई टिड्डे को मेढक भी तो खा सकता है, हाँ, और मेढक को सांप खाता है, खा जाएगा, या फिर मेढक को मोर भी खा सकता है। आप क्या देख रहे हैं कि ये घास पारिस्थितिकी यानी उत्पादक से शुरू हुआ और क्या हो गया, ये सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जाल बन रहा है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहा है, या फिर कोई उपभोक्ता किसी दूसरे उपभोक्ता का शिकार बन सकता है या शिकार बना सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक लाइन में ही, जैसे हमने खाद्य श्रृंखला अलग देखा कि वो एक एग्जाम्पल है कि एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता का भोजन बन सकता है या फिर भोजन बना सकता है। लेकिन ये खाद्य जाल है, खाद्य जाल में बहुत सारी श्रृंखलाएं क्या कर रही हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएं जो हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चैन एक दूसरे से क्या हो रही हैं, बीच में ही जुड़ जा रही हैं। भाई जो शेर है, शेर लकड़बग्घे को भी खाएगा, शेर भेड़िए को भी खाएगा, और शेर डायरेक्टली हिरन को भी खाता है कि नहीं खाता है। भेड़िया बकरी को भी खाया, खरगोश को भी खाया, और भेड़िया क्या करेगा, हिरन को भी खाएगा। तो इस तरीके से जो जाल बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, खाद्य जाल। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में पर्यावरण के हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे।